से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूर, सभी लोग सुरक्षित। पीएम मोदी ने मजदूरों से की बात करके जाना हाल। रेस्क्यू किए गए सभी मजदूरों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता चलो रैली को आज करेंगे संबोधित। अमित शाह के कोलकाता आगमन पर टीएमसी ने काला दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 3 साल से जेल में बंद है उमर खालिद। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने बैठकर दिया धरना। सरकार का साफ संदेश, सदन चलाने में करे मदद की विपक्ष। और बारिश के बाद दिल्ली वासियों को मिली प्रदूषण से थोड़ी राहत। शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली सरकार ने हटाया ग्रैब प्रीमियम। बिना रोक टोक चल सकेंगे BS3 और BS4 वाहन। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के सिरोही में गांधी उद्यान में तोड़फोड़ और गांधी जी की प्रतिमा को क्षति करने का मामला अब तुल पकड़ गया है। बीते दिन पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी ओटाराम देवासी गांधी उद्यान पहुंचे और हालातों की जानकारी दी। इस दौरान देवासी ने संयम लोढ़ा के बयान को राजनीति से जोड़ने पर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अपराध को राजनीति से जोड़ना स्वस्थ लोकतंत्र में सही नहीं है। कानपुर उपखंड क्षेत्र के सरोला कस्बे में जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने हाथ में खाली बर्तन लेकर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया है कि चापाखोर रोड, धाकड़ मोहल्ला और मालियों के मोहल्ले और इसके साथ ही झंडा बाजार समेत कस्बे में बीते 1 सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है, जिससे सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं ग्रामीणों ने जलदाय कर्मियों पर भेदभाव के साथ जलापूर्ति करने का आरोप लगाया है। खबर जयपुर से है, जहां जवाहर कला केंद्र के प्रयास कला संसार मधुरम के अंतर्गत ध्रुव पद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह 10 दिवसीय कार्यशाला 7 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के पहली ध्रुव पद गायिका डॉक्टर मधु भट्ट तैलांग 80 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगी। और इस वर्कशॉप में 16 से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। बताया चले, प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलांग ने बताया है कि कार्यशाला में ध्रुव पद की तालीम के साथ शास्त्रीय संगीत की बारीकियों के गुर भी बताए जाएंगे। डॉक्टर मधु भट्ट तैलांग ने कहा है कि आगामी दिनों में ध्रुपद के प्रमुख तत्वों यथा स्वर, ताल, तय और साहित्य भाव और उनके साथ ही सौंदर्य को साधने के लिए शास्त्रीय संगीत के सही अभ्यासात्मक तरीकों की बारीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जवाहर कला केंद्र में आज से शुरू होकर के 10 दिन तक ये ध्रुपद प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर मधु भट्ट तैलांग, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है ध्रुपद गायकी में, वो 10 दिन तक बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। जवाहर कला केंद्र ने विशेष इस तरह का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हम जो नई जनरेशन है उनको जो हमारे रिच ट्रेडिशंस हैं उससे रूबरू कराएं और उनको सिखाएं भी। तो उसके तहत ये वाला जो हमारा इनिशिएटिव है, अभी हाल ही में मांड गायकी का भी प्रशिक्षण हुआ था, तो उसी की कड़ी में ध्रुपद का ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। और अभी ऑलमोस्ट पहला ही दिन था और 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करीब 8 दिसंबर तक ये चलेगा। मैं आशा करती हूँ कि ये एक पहला कदम है इस तरह के हमारे पुराने आर्ट फॉर्म को कंजर्व करके नई जनरेशन को उसमें ओरिएंट करने का। और जैसे जैसे लोगों का रुझान और बढ़ता है तो इस तरह के प्रशिक्षण और ज़्यादा।
उधर झालावाड़ में चंद्रभागा मेला 2023 म्यूजियम नाइट आयोजन किया गया, जिसमें सिंगर सलमान अली ने अपने आवाज से समा बांधने का काम किया है। उनके गानों पर लोग झूमते नजर आए। म्यूजियम नाइट में इंडियन आइडियल सीजन 10 के फेम सिंगर सलमान अली ने सूफी, पुराने, क्लासिकल और नए गीतों पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। सिंगर सलमान अली को सुनने के लिए मेला ग्राउंड पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह आईजी, प्रसन्न कुमार खमेरा, जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान और जिला कलेक्टर मौजूद रही। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जीत के दावे पेश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोबारा फिर से 5 साल कांग्रेस की सरकार बनाने के दाव पेश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जो भी बेहतर कार्य हुए हैं उनमें कोई भूखा नहीं सोया और जो बजट और योजनाएं आई वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मॉडल गुड गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो अब की बार का चुनाव राजस्थान की गुड गवर्नेंस 5 साल की, कोरोना काल में जो बेहतर कार्य हुए, लोगों की जानें बची, कोई भूखा नहीं सोया और जो बजट आया और जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं जो लागू की गई वो राजस्थान में नहीं बल्कि अपितु पूरे देश में चर्चा का विषय थी। और राजस्थान का मॉडल गुड गवर्नेंस और जो योजनाएं थी उसका पूरे देश में चर्चा ही नहीं बल्कि उसको अंगीकार करने के लिए भी होड़ मची हुई है। ऐसे में मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी की जो हमारी 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने लिए उनको भी लोगों ने स्वीकार किया। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात थी उसको भी लोगों ने बहुत दिल से लेकर के और अत्यधिक मतदान में उनको प्रेरित किया उस बात ने। उधर दिल्ली में एबीवीपी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि उनकी विचारधारा भारत में किसी के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, साथ ही सभी भारतीयों को प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल ने घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लगा दीजिए, मीडिया कह रही है तो सफाई भी अभी कर देंगे, कोई बात नहीं, कर दीजिए, कर दीजिए। प्रदीप जी से सीखा भाई आपने, पहले सुना करता था, आज तक तो ये हद हुए ही नहीं। तो किसी एक सरकार का दोष नहीं है, आज तक की सभी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड है। हमने ये रखे क्यों है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इन 7 मुद्दों के ऊपर बात करना क्यों शुरू किया? देखिए, हमारा कहना ये है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में भारत, भारतीय और भारतीयता की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु इस देश में राजनीति तुष्टीकरण और सांप्रदायिकवाद की होगी। उसके वजह से कॉमन आदमी के जो एजेंडा थे वो पीछे चले गए और कॉमन आदमी यानी भारत का रहने वाला हर एक धर्म का नागरिक, हर एक जाति का नागरिक जिसकी राजनीति हमें करनी है। और ये राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय, हम सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर के नीचे जोड़ना चाहते हैं और उनके हितों के लिए काम करना चाहते हैं। तैयारी तो यही है कि जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए खराब कर रहा है, मैं सही करूँगा, इनका हमसे हटके सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इन्हीं से ठगे जाते हैं तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पर खड़ा है।
कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज। उधर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान का सिलसिला कोई नया नहीं है। हाल ही में पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही हैं और ऐसे ही शिकायत केरल और तमिलनाडु की भी सरकारों ने की है। बता चले, पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया था जिसमें कई बिल भी पास किए जाने थे, लेकिन राज्यपाल ने इस सत्र को गैर कानूनी कहा और बिल पेश करने से भी मना कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट कहा है कि विधानसभा द्वारा प्रस्तावित कोई भी कानून केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि राज्यपाल उस पर सहमति देने के लिए हस्ताक्षर करने से इनकार कर देती है। विधेयक का सदन में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना जरूरी है। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां पर ममदोट कस्बे में शादी समारोह में शामिल होने आए एक शख्स का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद किडनैपर्स परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने लगे। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह सामने आई है कि इस पीड़ित किडनैपर्स की कैद से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤੜਾ ਤੋਂ ਜੱਲੋ ਕੇ ਬਰਾਤ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਣਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਿਲਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ USA ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਬਲੈਕ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 171 ਮਿਤੀ 17/11/23 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 382 384 365 342 323 148 49 ਭੱਬਾ ਦੱਦਾ ਤੇ 25। उधर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होने हैं, जिससे पहले तेलंगाना से बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे टी राजा सिंह एक बार फिर चर्चा में घिरे नजर आए हैं। आपको बता दें, टी राजा सिंह ने मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ी टिप्पणी की। उनका कहना है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग गाय काटेंगे उनका हाथ तोड़ दूंगा और हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, मैं उसे नहीं सुनूंगा। गोशा महल एक ऐसी विधानसभा है जहां से हिंदू राष्ट्र की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। गोशा महल एक ऐसी विधानसभा है जहां से गौ रक्षण की आवाज पूरे देश में गूंजती है। गोशा महल एक ऐसी विधानसभा है जब रामनवमी की शोभा यात्रा यहां से निकलती है तो पूरा विश्व के लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि ये देखो राम भक्तों का जुलूस निकल रहा है। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आपको बता दें, सभी मजदूरों को इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां कई एक्सपीरियंस डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रही हैं। साथ ही पता चले सभी की मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग भी की जा रही है। इस बीच मजदूरों ने पीएम मोदी से बातचीत की, जहां उन्होंने अपने 17 दिनों का अनुभव को शेयर किया। न्यूज रूम लाइव के खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।